हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विशाल की एसएससी जेई 2024 एग्जाम में सिविल में 28 रैंक आई है। इन्होंने एसएससी जेई 2024 एग्जाम को टॉप किया है। आज इस वीडियो में हम विशाल जी से जानेंगे उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कौन सी बुक्स को उन्होंने फॉलो किया और उनकी अप्रोच क्या थी एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले विशाल जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। हेलो सर। सर, मैं उत्तर प्रदेश के महोबा से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है वो 10th और 12th दोनों यहीं के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट हुई है। इसके बाद मैंने बीटेक 2022 में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर मैंने एसएससी जेईई प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। विशाल जी, जब आपने अपना नाम सिलेक्शन की लिस्ट में देखा जो फाइनल रिजल्ट है, तो कैसा लगा आपको और कैसे आपने सेलिब्रेशन किया। जब मैंने मेरे दोस्त का एक कॉल आया कि क्या मिला, इसके बाद फिर मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, अपना नाम सर्च किया, फिर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब चेक करके कैटेगरी और वो जो पोस्ट कोड चेक किया। फिर मुझे एक बार यकीन नहीं हुआ, दोबारा दोबारा देखा, तब जाके मुझे यकीन हुआ। मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, उसने बताया, तब जाके ये हुआ कि हाँ सीपीडब्ल्यूडी मिल गया है। तो सब लोग बहुत खुश थे। मैंने सबको बताया, अपने फादर को फ़ोन किया। मैं घर से बाहर था उस समय, तो मुझसे ज़्यादा वो खुश थे। बिल्कुल भाई, सिलेक्शन की एक अलग ही खुशी होती है, ये तो है। अच्छा, आप अपना प्री और मेंस का स्कोर बताइए, कितना स्कोर था आपका। इस बार एसएससी में मेरा प्री में जो था, प्री में मेरा रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 था। और जीएस में मेरा 30.5 था। और टेक्निकल में 69 मार्क्स। तो टोटल मेरा इस तरीके से 149.5 नॉर्मलाइज स्कोर हुआ प्री में। और अभी मेंस का फाइनल आंसर की और मार्क्स अभी आए नहीं है। अब अगर ओवरऑल सीपीडब्ल्यूडी मिला है तो 400 के ऊपर ही स्कोर रहा होगा। ये तो है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्कोर है। प्री में खासकर रीजनिंग में आपने और जीके जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। अच्छा, यस सर। आपने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, आपका स्टडी प्लान क्या था, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जब शुरू में तो ये था ना कि कोविड के टाइम में मेरी कॉलेज के टाइम प्रिपरेशन कुछ अच्छी हो नहीं पाई थी। तो मतलब मेरे बेसिक सब्जेक्ट भी काफ़ी कमज़ोर थे। स्ट्रक्चरल टाइप वाले सब्जेक्ट तो मतलब जो आरसीसी, स्टील और इस तरफ वाले सब्जेक्ट तो मतलब बिल्कुल निल थे, उसमें कुछ पता ही नहीं था। तो फिर ये था कि ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए पहले एक ओवरऑल सिलेबस से कोचिंग का कुछ गाइडेंस लिया जाए, ताकि कम से कम पहले एक ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट किया जाए। तो फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करके ऑनलाइन उस सिलेबस को पहले ओवरऑल कंप्लीट किया, तो जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा कंप्लीट करने में। इसके बाद फिर सिलेबस के साथ-साथ एसएससी जेईई के पीवाईक्यू और अदर टेस्ट सीरीज उसको फॉलो कर करके प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया था। ठीक, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था 2024 वाला। मेरा पहला अटेम्प्ट जो था 2022 वाला था। उसमें मेरा प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। इसके बाद 23 वाला अटेम्प्ट दिया मैंने, उसमें भी मेरा प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ था कुछ मार्क्स से। और इसके बाद फिर 24 वाला मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इसमें मेरा प्री और मेंस दोनों हो गया। अच्छा, आपने टेक्निकल के लिए बुक्स और कोचिंग कौन सी फॉलो किया आपने। मेरे टेक्निकल के लिए जो बेसिक मैंने जो कोचिंग जो बताया मैंने, तो वो आईएएस मास्टर्स की मास्टर लर्नर से किया था मैंने सबसे पहले जब शुरुआत किया था प्रिपरेशन को। उसके बाद जो पीवाईक्यू एसएससी जेईई की आती है उससे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करी। और बाकी अलग से क्वेश्चंस के लिए मैंने बहुत ऐसे अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक सॉल्व नहीं करी है, क्योंकि उतना ना मेरे पास टाइम रहता था। मैंने ये था कि मेरा पीवाईक्यू को मैं कई बार, और जो टीसीएस एग्जाम कराता है, जो टीसीएस के जो और एग्जाम होते हैं ऑनलाइन वाले सिविल इंजीनियरिंग के, तो उनके क्वेश्चंस को और रीजनिंग और जीएस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो टीसीएस कंडक्ट करता है, उनको किसी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। तो उसको मैंने किया था। तो इस तरीके से धीमे धीमे प्रिपरेशन एक्यूमुलेट होती गई। मतलब काफ़ी लंबा टाइम था, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कोई एक सोर्स से सब कुछ हो गया। तो धीमे-धीमे उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी मैंने टेक्स्ट बुक को फ़ॉलो किया टेस्ट सीरीज़ के लिए भी।
मैं भी बच्चों को यही कहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखो। एक अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो और उसी को मल्टीपल टाइम आप कम्बो रिवाइज करते रहो, वहीं आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा, आप जीके जीएस की अपनी स्ट्रेटजी बताइए। जीके जीएस की तैयारी आपने कहाँ से की और किस क्या आपकी अप्रोच थी? जीके जीएस का ये था कि मेरा बेसिक इंटरेस्ट था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं। तो लेकिन अब एसएससी जेईई का जो पैटर्न है, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम जीके जीएस को नहीं दे सकते, क्योंकि आउटपुट उतना नहीं निकल के आता है और ओवरऑल 500 में से केवल 50 मार्क्स का जीके जीएस आना है। तो लेकिन जो मैंने 2022 वाला अटेम्प्ट दिया था अपना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना दिया था जीके जीएस को। मेरा उस समय भी स्कोर 30 मार्क्स आ गया था पहले अटेम्प्ट में जीएस में। लेकिन उस चक्कर में मेरी जीएस के प्रिपरेशन करने के चक्कर में मेरी जो टेक्निकल थी वो कंप्रोमाइज हुई थी और उसमें मेरा स्कोर कम हुआ। तो फिर ओवरऑल जब टेक्निकल कमजोर थे तो मेंस में भी स्कोर कम हुआ। फिर मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया कि जीके जीएस को जितना टाइम सफिशिएंट है उतना ही देना है, बाकी मेन प्रिपरेशन अपनी टेक्निकल को देनी है, ताकि उसका मार्क इनहेंस हो और मेंस में भी वो फायदा करे। बाकी जीके जीएस के लिए पहला तो बताया कि जो पीवाईक्यू सब कुछ है अपना, जैसे जो एक तो एसएससी जेईई के पीवाईक्यू हैं, इसके अलावा जो और एग्जाम सीजीएल है, सीपीओ है, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उन सारे पीवाईक्यू। और बाकी मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन करने के लिए जो परमार एसएससी जो कराते हैं कोचिंग जो एसएससी के जीएस के लिए, उनको फॉलो किया था। पहले अटेम्प्ट में मुझे इस जानकारी उनके बारे में मिली थी जब से, तो फिर मैंने उनको फॉलो किया था, तो उससे मेरी प्रिपरेशन और एनहांस हुई थी। अच्छा, कोई बुक भी फॉलो की थी क्या आपने जीके जीएस के लिए? जीके जीएस के लिए अलग से ऐसे टेक्स्ट बुक या ऐसे कोई वैसी बुक नहीं फॉलो की थी। जो इन्हीं के जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन आते हैं क्वेश्चन और उनके नीचे डिटेल सॉल्यूशन वाली, तो वही बुक, एक टेक्स्ट बुक की एक बुक आती है जीएस की पीवाईक्यू वाली, वो सॉल्व की थी। और एक, क्योंकि मुझे हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी पढ़ने में, तो मेरे पास एक फ्रेंड की घटना चक्र की बुक रखी थी एसएससी पीवाईक्यू की, तो मैंने उसको फॉलो किया था कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में भी आपके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, 50 आउट ऑफ 50 आपने स्कोर किया है। तो रीजनिंग की आपने तैयारी कैसे करी, कहाँ से पढ़े आप रीजनिंग? रीजनिंग ऐसा था कि मैंने शुरुआत में पहले जहाँ कोचिंग की थी वहां से किया था, तो फिर कंप्लीट धीमे धीमे सिलेबस होता गया था। जब मेरा 2023 वाले अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो तब तक मेरी रीजनिंग के सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुके थे। अब ये था कि प्रैक्टिस करना है, तो जनवरी के बाद से शुरू करके जून तक जब तक एग्जाम था, तो डेली वही एक 50 क्वेश्चन का सेट मैं और एक मेरा फ्रेंड साथ में बैठ के लगाते थे और उसको अपना एनालाइज करते थे कि किस गलती हुई। अगर कोई टॉपिक बार बार गलत हो रहा है तो उसको दोबारा पढ़ लिया कहीं से, किसी दूसरे सोर्स से, यूट्यूब से, या फिर कोई किसी उसके एक साथ काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से रीजनिंग को धीमे धीमे इम्प्रूव करते गए। और बाकी 50 आउट ऑफ 50 तो ऐसे गॉड ग्रेस टाइप का है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा नहीं, तो जनरली जब टेस्ट घर में करते थे तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते थे जो गलत हो जाते थे या छोड़ना पड़ता था। वो एग्जाम का है कि नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन तो पूरा सही हो गया। अच्छा, जो आपने 50 क्वेश्चन बताए प्रैक्टिस करते थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते थे या किसी कोचिंग के 50 क्वेश्चन थे? हाँ, वैसे पहले सबसे पहले मैंने एसएससी जेई के जो सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के जितने पीवाईक्यू पिछले 4-5 साल के हुए हैं वो, इसके बाद सीजीएल सीपीओ के, यही बहुत सारे हो जाते हैं, तो इन्हीं को करते करते ही मतलब काफी टाइम लग गया था करने में। तो वो मोर देन सफिशिएंट है, एसएससी के एग्जाम्स के पीवाईक्यू के रीजनिंग के सफिशिएंट है, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, रीजनिंग को मैंने जैसे कभी भी बुक से सॉल्व नहीं किया था, उसमें शुरुआत में करता था मैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। इसलिए फिर उसको किसी टेस्ट सीरीज के टेक्स्ट बुक से या किसी भी टेस्ट सीरीज से टाइम बाउंड करके ही दिया था, ताकि वो धीमे धीमे टाइम भी इम्प्रूव हो। या आपने बिल्कुल सही कहा, जो रीजनिंग है उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो टेस्ट सीरीज के फॉरम में भी आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज एक आप लगा सकते हो टाइम बाउंड मैनर में। अच्छा, ये बताइए, एसएससी जेई एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, किस चीज़ का आपका भी मोटिवेशन क्या था, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? सर ये था, जब मैंने कॉलेज में ही जब मैंने सिविल ली थी, तो दिमाग में ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही जाना है। तो वो मन में हमेशा से था कि हाँ इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो फिर धीमे धीमे प्रिपरेशन शुरुआत जब करी थी, जब कॉलेज खत्म हुआ तब भी इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं था कि कहीं जॉब ज्वाइन कर लो।
तो ये था कि अब जब दिमाग में ये हो गया था कि पूरे मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन हो जाए, ऐसा किया जाए। तो वो चीज़ धीमे-धीमे पीछे से मोटिवेट करती थी। और बाकी जैसे ये लगता था कि जब पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी ये जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट अपने आप आने लगता है कि हाँ, मुझे डालना चाहिए एफर्ट और धीमे-धीमे इसको इम्प्रूव करके सिलेक्शन लेना चाहिए। अच्छा, बीच में आपने प्राइवेट जॉब करने के बारे में भी सोचा या गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही आपका कंप्लीट फोकस था? नहीं, नहीं, ये चीज़ आ नहीं पाई कभी, तो प्राइवेट जॉब का दिमाग में कभी नहीं आया। मतलब जब कॉलेज कंप्लीट हुआ, तब थोड़ा-सा प्लेसमेंट चल रहे थे लोगों के, तब उस समय आया था कि 1-2 जगह इंटरव्यू दिया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन उस समय भी नहीं किया। फिर इसके बाद बीच में प्रिपरेशन के दौरान ये लगने लगा ना, कि अगर इतना करने से इतना हो रहा है, थोड़ा और एफर्ट मार देते हैं, थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं तो फाइनल हो ही जाएगा। इसलिए वो चीज़ कभी आ ही नहीं पाई दिमाग में, ना पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कभी प्रेशर डाला गया कि तुम्हें जॉइन करना है कुछ, तो वो चीज़ कभी नहीं आ पाई मेरे लिए। तो इसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ये तो है, काफ़ी आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। आपने भी मतलब अच्छे से पढ़ाई करी, तो इस वजह से उस चीज़ के बारे में आपने सोचा ही नहीं। या एक चीज़ बताइए, जो ट्रिकी सब्जेक्ट होते हैं या जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट हो गया, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल भी होते हैं और क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? उनका सबसे पहले तो ये था कि पहले जब मैं उनका सिलेबस देखता था, तो सिलेबस तो उनका बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कई-कई सब्जेक्ट जैसे इरिगेशन है, उसके सिलेबस से ज़्यादा हाइड्रोलिक मशीन का सिलेबस है अगर देखा जाए तो, अगर कोई डिटेल में पढ़ने बैठ जाए तो। लेकिन अब मार्क्स के हिसाब से नहीं उतना आता है। तो सबसे पहला इससे तरीका वही था कि पीवाईक्यू एनालाइज़ किए जाएँ, कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो उनको फिर मैंने पॉइंट आउट किया कि हाँ, पीवाईक्यू अगर इस तरीके के आए हैं, तो मेन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इस तरीके के ही आएँगे। तो पीवाईक्यू को पढ़ने के बाद जैसे जो पीवाईक्यू वाली जितनी बुक आती हैं, उनमें साथ में सॉल्यूशन इस तरीके से दिया होता है कि पीवाईक्यू का आंसर और उसके आगे-पीछे का थोड़ा डेटा और उसकी इन्फॉर्मेशन। तो उसको मैंने मेन अपना बनाया कि इनको मैं कंप्लीट कर लूँ। बाकी ऐसे डिटेल थ्योरी उन सब्जेक्ट्स के लिए मैं नहीं गया था। बाकी अगर जैसे कुछ टेस्ट सीरीज़ देते टाइम कोई क्वेश्चन आया उस सेक्टर का, तो उसको अच्छे से पढ़ लिया। बाकी ऐसे डिटेल नोट्स और डिटेल सिलेबस उन सब्जेक्ट का करने के लिए मैंने कोशिश नहीं करी। मेरा भी बच्चों को यही कहना है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वहाँ से आपको सब्जेक्ट का भी कंप्लीट आइडिया लग जाएगा, आपके सिलेबस का क्या पार्ट है, किसको आपको ज़्यादा जोर लगाना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कंप्लीट अंदाजा लगेगा। बिल्कुल। क्या आप एक चीज़ बताइए, प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपका क्या टारगेट था कि जी 200 में से मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसा क्या टारगेट लेके चला था आपने? एक्चुअली क्या था कि जब पिछले अटेम्प्ट्स में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो मैंने पिछली बार जब जो रिजल्ट्स आए थे उसमें देखा था कि जिन्होंने प्री में अच्छा स्कोर कर लिया, तो उनके पास एक काफ़ी अच्छा मार्जिन हो जाता था कि अगर मेंस में थोड़ी बहुत गलती भी उनसे हो, तो वो उसको कवर अप करके अपनी रैंक और मार्क्स को काफ़ी इम्प्रूव कर ले जाते थे। तो मेरा इस बार जो टारगेट था वो यही था कि कम से कम 140 प्लस 145 प्लस अटेम्प्ट मतलब आंसर मतलब सही हो जाए मेरा, स्कोर इतना अच्छा हो जाए। जब टेस्ट देना शुरू किए थे मेन एग्ज़ाम के पहले, तो जनरली 130, 135 कभी-कभी 125 भी आया, कभी-कभी 140 भी आया। तो मतलब ये लगता है कि ओवरऑल प्रिपरेशन इतनी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ-कुछ जो गलतियाँ हो रही थी। तो इस बार मैंने सबसे बड़ी चीज़ वही की थी कि जो गलतियाँ हो रही थी, उनको नोट डाउन किया था अलग से, जो इसके पहले मैंने नहीं किया था। नोट डाउन करने के बाद उनको 2-2 3-3 बार रिवीजन करके ताकि वो चीज़ें क्योंकि मैं गौर कर रहा था कि जो गलती एक बार हुई थी, वही गलती बार-बार कभी न कभी रिपीट हो रही थी। तो वो चीज़ इम्प्रूव हुई, तो मैंने फिर ये हो गया मन में कि हाँ, अब स्कोर इम्प्रूव होगा और टारगेट अपना 150, 145 प्लस ऐसा रखते हैं। फिर भाई गॉड ग्रेस वो फुलफिल भी हो गया। ये तो है। अच्छा, आप घर पे पढ़ाई करते थे या लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते थे? मैंने पहले अपना जब पिछले 1 ईयर के पहले तक पहले मैं घर में ही करता था। फिर ये हुआ कि इसके लगभग तो 2023 के अटेम्प्ट के बाद ही उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी, तो फिर मैंने वहाँ अच्छे से मेरा बन गया प्रिपरेशन करने का, फिर मैंने लाइब्रेरी को ही कंटिन्यू कर दिया था। क्योंकि ओवरऑल
तो यही है कि मतलब प्रिपरेशन होनी चाहिए अच्छे से, घर में हो, लाइब्रेरी में हो, कहीं पर भी हो। ये तो लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ने का माहौल भी रहता है, तो लाइब्रेरी ट्राई कर सकते हैं बच्चे, वहाँ थोड़ा ज़्यादा हाँ, सही रहता है। बन जाता है। घर में कई बार हम लोग आलस कर जाते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, फिर लेट के पढ़ने लगते हैं कभी, तो वो सब प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक बात बताइए, एसएससी जेई के अलावा कोई और करियर में बैकअप प्लान था आपका, या किसी और एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो? पहले जब कॉलेज कंप्लीट हुआ था तब मेन तो दिमाग में यही दो एग्जाम चलते थे कि एक तो एसएससी जेई होता है रेगुलरली, और बाकी आरआरबी का जेई वाला एग्जाम, ये था कि आरआरबी का जेई एग्जाम होगा। तो लेकिन वो आया ही नहीं जब से फिर कॉलेज खत्म हुआ था। तो फिर एसएससी जेई तो था ही एक मेन, बाकी आरआरबी जेई के भी प्रिपरेशन किया था इस बार जब किया था। लेकिन जब पिछली बार 2023 वाले अटेम्प्ट में यही गलती हुई थी, बैकअप के चक्कर में, जैसे डीएफसी सीआईएल का एग्जाम आया तो फॉर्म भर दिया, उसको प्रिपरेशन करने की, अब उसका जबकि सिलेबस भी पूरा डिफरेंट था एसएससी से, उसका टीयर वन आरआरबी ऐसा था, तो उसको टाइम देने में एसएससी जेई वाली जो प्रिपरेशन थी वो कंप्रोमाइज हुई, तो उससे फिर जो फाइनल सिलेक्शन हो सकता था वो शायद नहीं हो पाया। तो फिर ये पिछली बार से मैंने थोड़ा सोच लिया था कि भले ही एक एग्जाम को फोकस करेंगे लेकिन पूरे मन से करेंगे, ताकि उसमें फिर कोई दिक्कत ना हो या फिर उसका जो फाइनल एम है वो अचीव ना हो पाए। इसलिए फिर इस बार तो दिमाग में कुछ ऐसा था ही नहीं, इस बार तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई है और इसी को 100% देना है। जब एसएससी जेई मेंस हो गया था, इसके बाद मैंने आरआरबी जेई को थोड़ा मोड़ा शुरुआत की थी पढ़ने की, बाकी उसके पहले मैंने कोई और एग्जाम इस बार देखा ही नहीं था। अब एसएससी जेई में तो आपको सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिल गया है, इसमें सिलेक्शन हो गया है। अब आगे का क्या टारगेट है आपका? अभी ये था कि अभी यूपी में जो एई वाला जो रिक्रूटमेंट आया था, तो उसका मैंने जब फॉर्म भर दिया था, फिर एसएससी का रिजल्ट डिले होने लगा, तो फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर अभी तो आगे ये है कि वो, क्योंकि मेरे स्टेट का भी है और इससे एक तरीके से 5400 ग्रेड पे की जॉब भी है, तो उसको फिर अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसके आगे प्री मेंस आगे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे अभी। बिल्कुल भाई, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप एक चीज़ बताइए, ये सोशल मीडिया है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या रील वगैरह आती हैं, तो इनके डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे हैंडल किया, या फिर फ़ोन को आपने कैसे यूज किया अपनी तैयारी के दौरान? फोन का ये था कि जैसे मेरा जो था, तो प्रिपरेशन मतलब बुक से पढ़ के कम हो पाती थी। जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ना कोई अलग से, जैसे कोई लेंदी बुक है वो सब पढ़ना मुझसे नहीं हो पाता था। अगर जैसे पीवाईक्यू भी मुझे करना है, प्रेफर करता था कि एक बार तो बुक से कर लिए थे, जैसे एसएससी जेई वाले से। फिर ये जब फिर ये था कि पीवाईक्यू को भी अगर कहीं मुझे वीडियो मिल जाए अटेम्प्ट करने के लिए, तो वीडियो से प्रिपरेशन करना ज़्यादा आसान लगता था। तो इसलिए जब आपके चैनल पे जब पीवाईक्यू की वीडियो आई थी, हालांकि मेरे पास ईएससी पीवाईक्यू की भी बुक है, एसएससी वाली भी बुक थी, लेकिन जैसे आपने जो कंपाइलेशन किया था तो उससे बड़ा आसान हो गया था। सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ते थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन वाली हर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू वाली वीडियो देख लो, तो उससे रिवीजन अच्छे से हो जाता था। ऐसे ईएससी वाले वीडियो तो आपके मैंने प्री और मेंस के बीच में 2 बार देखे थे। एक बार पहले कंप्लीट थ्रू आउट देख लिया था, फिर दोबारा थोड़ा सा फास्ट मोड में रिवीजन के लिए देखा था। तो मोबाइल का तो ऐसा था कि वीडियो लेक्चर तो बहुत, मतलब मेरे लिए, मैं अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं वीडियो लेक्चर तरफ जाना चाहूंगा रेदर देन बुक पढ़ने से। और बाकी सोशल मीडिया क्या था कि कभी कभी कर लेते थे, जैसे अगर कभी फ्री हैं तो अपना इंस्टॉल कर लिया, चला लिया, थोड़ा कनेक्टिविटी हो गई लोगों से, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया, फिर अपना कुछ दिन बाद हटा दिया। तो जब तक अपना प्रिपरेशन मूड में आता, प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, क्योंकि रेगुलर उसको रखने में फिर टाइम जाता था, टाइम उतना ही है आगे, सब जगह टाइम जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन किया था इस बार। ये तो है, बच्चों को जो फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसका पॉजिटिव यूज़ करना है, अपनी प्रिपरेशन में हेल्पफुल यूज़ करना है। ऐसे टीचर्स को, चैनल को, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हो तो ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। और मनोरंजन करें तब मनोरंजन, और जब पढ़ाई करें तब आपको केवल फोकस होकर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप बार बार फ़ोन छेड़ रहे हो, तो तैयारी करते टाइम आप फ़ोन को साइड भी रख सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर
जैसे आपके पहले 2 अटेम्प्ट थे, उसमें आपने बताया आपका प्री क्लियर हो गया लेकिन मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ और तीसरे अटेम्प्ट में आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है। ऐसी क्या गलती आप को लगती है कि भई आपने पहले 2 अटेम्प्ट में की जिसकी वज़ह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था या फिर अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए तैयारी करने का, तो आप उस वाले मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे करना? उसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर था वो था रिवीजन, जो मुझे समझ में आया था। क्योंकि इसके पहले भी मैंने जब लेक्चर लिए, पीआईक्यू किए, तो सिलेबस कवरेज वही था। इस बार जब सिलेक्शन हुआ है, इस बार मैंने ऐसा कुछ नया बहुत कुछ नहीं पढ़ा। कुछ टॉपिक हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह जो मैंने इसके पहले नहीं पढ़े थे, वो इस बार मैंने ऐड किए, थोड़ा डिटेल में उनको पढ़ा। या फिर जो आपने बताया था इसके पहले जो वो एफएम का जो हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट है या फिर जो इरिगेशन के पीछे जो डैम रिजर्वायर और उस तरीके वाला जो पार्ट है, उनको मैंने थोड़ा-सा ऐड किया था। बाकी अदर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड किया था। बस ये था कि रिवीजन वाला, क्योंकि टेस्ट देते टाइम हर बार मुझे ये लगता था अगर मेरे 15 क्वेश्चन गलत होते थे, तो 15 में से 8 या 9 क्वेश्चन वो गलत होते थे, जो मैंने कभी न कभी पढ़े हैं और 4-5 तो वो जो कभी न कभी अटेम्प्ट किए हैं कहीं न कहीं, वो गलत हो जा रहे थे। तो इस बार मैंने, क्योंकि मैं टैब से जनरली पढ़ता था अपने, तो इस बार थोड़ा मैंने गलती वाले जो पार्ट हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके अलग से गैलरी में सेव करके, तो उनको मैंने इस बार थोड़ा-सा रिवीजन के लिए एक अलग से मैकेनिज़्म बनाई थी, ताकि मेरा कम से कम जो गलतियाँ हो रही हैं वो एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवाइज़ हो जाएँ, ताकि जो पढ़ लिया उसमें गलती ना हो। तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। ऐसे करके मेरे टैब में गैलरी में आई थिंक 2000 से 2500 तक स्क्रीनशॉट ऐसे सेव हो गए थे रिवीजन करने के लिए। तो मंथली बेसिस पे रिवीजन कर लेते थे, तो उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। तो रिवीजन मेरे हिसाब से इस बार सबसे ज़्यादा फैक्टर रहा कि जो मुझे मतलब इम्प्रूव किया प्रिपरेशन को। ये तो है क्योंकि सिलेबस तो एसएससी जेईई का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड ही सिलेबस है। अगर बच्चे उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहेंगे तो उनको तैयारी करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। और अगर आप रिवीजन के बीच में गैप कम रखेंगे तो रिवीजन भी आपकी जल्दी होएगी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रिवीजन का ये सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करते रहिए, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके सिलेक्शन के उतने ज़्यादा ही चांस होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा विशाल जी, जो बच्चे एसएससी जेईई 2025 और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई फाइनल वर्ड ऑफ मोटिवेशन या फिर कोई टिप्स आप देना चाहते हो? सबसे पहला तो ये है कि जैसे जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस समय ना हम लोगों को पहले लगेगा कि स्टार्ट किया, तो उस समय थोड़ी प्रिपरेशन होने के बाद क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जब नहीं बनेंगे तो बहुत डिमोटिवेशन आता है, सबको आता है। तो वो सबसे टफ टाइम होता है प्रिपरेशन का। उस समय अगर कोई है आपके पास ऐसा जो ये बोलने वाला कि हाँ, तुम प्रिपरेशन करो, सब कुछ हो जाता है। और अगर प्रिपरेशन कंटिन्यू उस समय कर ले गए, तो फिर आगे चल के दिक्कत नहीं होती है और प्रिपरेशन इम्प्रूव होती जाती है डे बाय डे। और फिर जो रैंक नहीं सोची होती कभी, वो भी अचीव हो जाती है। सब लोग सिलेक्शन सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो मैंने भी किया था। लेकिन प्रिपरेशन इम्प्रूव होती जाती है और फिर मार्क्स और रैंक सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने मन में हम लोगों को ये बना लेना चाहिए कि हम अगर पूरे मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने आप आगे चल के सिलेक्शन होगा। तो इससे बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है आगे प्रिपरेशन करने के लिए। बिल्कुल भैया, आपने बच्चों को काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवाइस दी है। उसके अलावा विशाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बच्चों को भाई कहाँ से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल सही टिप्स दी हैं। अगर बच्चे उनको फॉलो करेंगे तो आने वाले आपके जो एग्ज़ाम है बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी। विशाल जी, आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीपीडब्ल्यूडी में ही मिलना होगा। ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।